हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास का जो अनुभव है वो हम लोग कर रहे थे कि तुलनात्मक विकास का क्या अनुभव रहा है, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके गौर करके हम सभी को देख रहे थे और इसी पर हमने सारी चीज़ों को देखा और आपका एक एक करके बात करने का प्रयास भी किया। भूगोल ने हमने देखा कि क्या उनका परिचय है, कैसे विकासात्मक चीज़ों को देखा और विकास का पथ का एक चिरांकन किया हमने। चाइना, भारत और पाकिस्तान एक ही समय के आसपास हुए आजाद देश हैं और कोई देश कितनी विकास की प्रगति कर रहा है, कैसे आप उसमें स्पष्टतः ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बात कर सकता है। इन पर हम लोग एक एक करके गौर करके सब चीज़ों को हम लोग आपका बात करेंगे और हम इनको देखेंगे कि क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे कुछ हम लोग उनको जान रहे हैं, कैसे कुछ हम उनको। ठीक है, इस सारणी को हमने देख लिया था कितनी। देख लिया, बात कर ली हम लोगों ने इतनी। सकल घरेलू उत्पाद में हमने जीडीपी में कंडीशन देखी, भारत, चाइना और पाकिस्तान की। भारत की देखी, चाइना की देखी और उसकी देखी। यानी कि आज के समय में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो भारत की बहुत अच्छी है एज टू कंपेयर चाइना से। लेकिन वहीं अगर हम उनने 1980 और 90 के दशक में देखोगे तो चाइना और भारत में काफी अंतर था। यानी कि अब जो समय है भारतीय विकास के दौर का समय और बहुत सही दिशा में भारत जो है आगे बढ़ रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं क्या। चलिए, कह रहे हैं डॉलर भारत की जीडीपी के लगभग 11% है। कह रहे कितना है, लगभग लगभग आपका 11%। भारत का सकल घरेलू उत्पाद चाइना के सकल घरेलू उत्पाद का 41%। कितना है, 41%। जब अनेक विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर को बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 1980 के दशक के दौरान भी अधिक इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखा था। यानी कि जब सबको लग रहा था कि चाहे वो विकसित देश हैं, चाहे अंडर डेवलपिंग कंट्री है, सबके यहाँ एक जो था ग्रोथ को लेकर मुद्दा बना हुआ था। ग्रोथ रेट कैसे बढ़े। उस टाइम भी एक देश था जिसका नाम था चाइना। और आप चाइना को देखोगे उस समय 1980 के दशक में के दौरान उसकी समृद्धि कैसी रही, दुगनी रही और उसको बनाने में सामर्थ्य भी रहा। जैसा कि सारणी 8.2 में देखा जा सकता है, यह भी देखा गया है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत के आगे था, चाइना की समृद्धि दोहरे अंक में थी और भारत सबसे नीचे। 2015-17 के दशक में पाकिस्तान और चीन की समृद्धि दर में मामूली गिरावट आई। कैसी आई, मामूली गिरावट आई। जबकि भारत की समृद्धि दर में कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीतिक अस्थिरता की इस लंबी की अवधि की प्रवृत्ति के कारण हम अगले अनुच्छेद के बारे में अधिक अध्ययन करें। यार बाकी तो सब ठीक था, लेकिन बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं पाकिस्तान में जिस तरह की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हमको देखने के लिए मिली और वहां पर जो सुधार प्रक्रिया शुरू हुई थी, चीजें तो ठीक थी। लेकिन जहीं कहा आप अगर आप किसी देश को देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिकता जो अस्थिरता अगर हमको दिखाई देगी तो वहाँ क्या होता है, नीति पर बहुत बड़ा फर्क, आपका फर्क, नीति निर्माताओं पर फर्क, पॉलिसी मेकिंग में आपकी दिक्कत होती है, नया इन्वेस्टर नहीं आता, उद्योगपति अपना पैसा इन्वेस्ट करने में आपका हिचकिचाता है और पैसा हिचकिचाएगा तो उद्योग नहीं लगेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को बाहर से मंगाना पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो अपनी ग्रोथ कैसे करें। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और रिफॉर्म ऑफ लॉ बहुत जरूरी होते हैं
किसी भी देश की समृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए कि इस क्षेत्र में महाप्रवृत्ति में योगदान दिया है। सबसे पहले देखिए कि विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद में वर्धित योगदान कैसे करते हैं। पहले सकल घरेलू उत्पाद में जो वर्धित है उसमें योगदान कैसे करते हैं ये हमको देखिए। पिछले खंड में बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा में रहने का अनुमान अधिक है। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र क्षेत्र अपेक्षाकृत कम है। अगर आप क्लाइमेटिकल के टाइप के अनुसार कृषि देखोगे वो कम है। कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% चीन में कुल योग्य हेक्टर का है। अगर आप चाइना में बात करो तो चाइना में कुल भूमि का 40% ही कैसा है, एग्रीकल्चर लैंड के लायक है। सोच के देखिए, यानी कि उसके पास मान लीजिए 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन में, 100 नाली जमीन में, 100 हेक्टर जमीन में केवल 40 बीघा ही एग्रीकल्चर के लायक है। और अगर 40 ही इतनी है, 40% ही उसकी टोटल एग्रीकल्चर के लिए है, तो बाकी वो इतने मार्क्स लेवल पर प्रोडक्शन कैसे कर रहा है। कहने की बात तो ये है कि इतने मार्क्स लेवल पर प्रोडक्शन कर कैसे रहा है। चाइना में 80% से भी अधिक लोग आजीविका के एक साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। सोच के देखिए 1980 के समय तक चाइना की 80% पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंसी थी। आपको पता होना चाहिए कि 80% एग्रीकल्चर पर थी। उस समय सरकार ने लोगों को कृषि कार्य को त्यागने, हस्तशिल्प, वाणिज्य, परिवहन जैसी गतिविधि अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2018-19 में 27% श्रमिकों के साथ कृषि चीन की सकल मूल्य उत्पाद में 5% योगदान दिया। कितना? केवल 7%। सोचिए बाकी सब कहाँ चला गया, मैन्युफैक्चरिंग और आपका सर्विस सेक्टर में वो लोग ट्रांसफर हो गए। भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि आयोग 16 और तथा 24 थे, परंतु कृषि क्षेत्र में भारत में अधिक। पाकिस्तान में लगभग 41% लोग आपके कृषि कार्य करते हैं। भारत में 45% लोग उत्पादन और रोजगार के क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी करते। दर्शाता है कि पाकिस्तान की 24% श्रमिक शक्ति उद्योग में कार्यरत है, जो कि सकल वर्धित मूल्य का केवल 19% ही उत्पादन के बाद। भारत में उद्योग शक्ति 25 तथा सकल वर्धित मूल्य के भी 30% उत्पादन करते। चाइना में लोगों का सकल वर्धित मूल्य 40% योगदान देता है, यहाँ पर 1% योगदान दे रहा है, जबकि 28% श्रमिक शक्ति उद्योगी कार्यरत है। 28% आपका हमको दान जो रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी यात्रा तय कर चाइना ने किस तरीके से अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन किया है, उसको बढ़ावा दिया है। देखिए अब आपने पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे निकला। थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये सब अगर आप देखोगे कौन कौन सी इंडस्ट्री उस समय थी, तो चाहे कार हो, सीमेंट हो, केमिकल हो, कोल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, एनर्जी हो, फाइनेंस हो, खाद हो, तेल हो, वस्त्र हो, लोहा और इस्पात, ये वो सेक्टर थे जो उस समय के बहुत बड़े कोर इंडस्ट्री के रूप में उनको काउंटिंग की जाती थी, उनको गिना जाता था। और क्यों ना हो, क्योंकि ग्रोथ रेट देने वाले यही वो आज भी कोर इंडस्ट्री। आगे बढ़ जाए। अब आप थोड़ा सा इन पर 2018-19 में रोजगार और एवं सकल वर्धित जो मूल्य है और एरिया ऑफ परसेंटेज के रूप में
कृषि में 16, उद्योग में 30, सेवा में 54 और कुल मिलाकर, ठीक है। सेक्टर भारत का आज भी बड़ा है, 16% पॉपुलेशन लगभग वहां लगी हुई है, और उद्योग में 30 और जो आपका सर्विस सेक्टर में चाइना में एग्रीकल्चर में केवल 7% लोग, 41% लोग किसमें लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, 42% लोग लगे हैं, सॉरी 52% लोग लगे हैं सर्विस सेक्टर में। इस तरीके से 100। पाकिस्तान में 24% लोग एग्रीकल्चर, 19% लोग 57% लोग सर्विस सेक्टर में, यानी कि पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर भारत के सर्विस सेक्टर के बड़ा है, देश के साथ नहीं, वो अपने देश की सीमा के मुताबिक बड़ा है, क्लियर है। और ऐसे 100%। अच्छा, अगर कार्यबल की बात करें तो कृषि में आपका 43% भारत का, मैन्युफैक्चर में 25, सर्विस सेक्टर में 32, वहीं चाइना का एग्रीकल्चर में 26, मैन्युफैक्चरिंग में 28 और 46 इसमें सर्विस सेक्टर में। पाकिस्तान का 41 एग्रीकल्चर में और 24 मैन्युफैक्चरिंग में और 35% किसमें है, आपका सर्विस सेक्टर में आपका परसेंटेज के रूप में लगा हुआ तो दिखाई देगा, क्लियर है। ना हुआ, आगे बढ़। अरे विकास की प्रक्रिया सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सर्विस सेक्टर में परिवर्तन कर दिया। पहले क्या था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कहां पर बदला, मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद किसमें आगे, सर्विस सेक्टर में परिवर्तित कर दिया। और ऐसा चाइना में ही हो रहा है, जैसा कि आप सारणी में 8.3 में देखा जा सकता है। पहले एग्रीकल्चर में थे, उनको आपका ट्रांसफर किया मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग से कहां लेके आ रहे हैं, आपका सर्विस सेक्टर की तरफ। अगर आप इस तरीके से बदलाव करोगे, चीजें बदलोगे, तो क्यों नहीं बेसिक ये सारी चीजें एक बार जरूर हमको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। अब कह रहे हैं बाल श्रम का अनुपात बहुत कम है और श्रमिक 25% और 24% है जीडीपी में। आप देख सकते हैं श्रमिक का एक जो रेट ऑफ परसेंटेज है, ये भी आपको बड़े अच्छे से पर दिखाई दे। उद्योग का भारत में 19% है, इसमें ये सीधे सर्विस सेक्टर पर जोर दिया सकता है। इसमें 3 प्रकार के देशों में क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है, जैसे जीएबी में अधिक योगदान कर रही है और साथ ही संभावित नियोक्ता है। 1980 के दशक में श्रमिकों का अनुपात पर विचार करेंगे तो पाकिस्तान और भारत और चाइना सेवा क्षेत्र में अपना प्रतिशत भेज रहे हैं। 1980 के दशक के 1980 का दशक है, यानी 19 से लेकर 80 से लेकर 1990 का जो आपका समय है, उसमें भारत, चीन, पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में क्रम से आप देखोगे 17, 12 और 27% बल श्रम कार्यरत है। 2019 में बढ़कर 32, 46 और 35% हो गए। रेट ऑफ जो टाइम है वो आपका बढ़ा है, ठीक। अब आप देख सकते हैं सेक्टर को, भारत में कितना है, एग्रीकल्चर में 3.1, उद्योग में 7.4, सर्विस में 6.9, वहीं चाइना में 5.9, 10.8, 13.5, पाकिस्तान में 4, 7.7, 6.8। इतना आपको परसेंटेज ऑफ रेट जो है आपको बस दिखाई देगा, ठीक है। पिछले 5 दशकों में 3 ही देशों में कृषि क्षेत्र, जिसमें उपरोक्त 3 देशों में श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्य कर रहा है। इस समृद्धि में कमी आई है। भारत में तो 1980 के दशक से लेकर 2 अंक की समृद्धि दर बनी रही है, ऐसी है, लेकिन हाल ही के वर्षों में गिरावट के संकेत हैं। किंतु भारत और पाकिस्तान में इस गिरावट है, चाइना में 14% के बनाए रखने में सक्षम रहा है, यानी कि भारत और पाकिस्तान में तो 2 अंक की गिरावट आई, लेकिन चाइना ने कितना कहा, 24% अपने ग्रोथ में ले गया, ठीक। 2014 और 18 में 7.1% से बढ़ा, और 1980 और 90 में वृद्धि भारत के सेवा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन
प्रवृद्धि है, यानी कि भारत में 1990 के बाद जो है सर्विस सेक्टर में जो है पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपकी बढ़ती हुई समृद्धि, इस प्रकार चाइना की आर्थिक और समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण और सर्विस क्षेत्र भारत की समृद्धि से हुआ। सारे सेक्टर में ग्रोथ है। पाकिस्तान में इस अवधि में 3 ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। अरे 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां पाकिस्तान में इसमें आपकी गिरावट हमको दर्ज की गई है। यहाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये सेक्टर आपके गिरावट के रूप में हमको महसूस हुए। अब आप यहाँ पर भारत और पाकिस्तान में जो इंडेक्स है, तो कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, आप उनको गौर करके देखें। पहले सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11, 10, 11, ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनके अनुसार हम ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ के हेल्थ और उसके सर्विस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सारी चीजों को हम मेजर करके किसी देश की कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया ये देश आपके डेवलपमेंट की ओर है, विकसित हो रहा है, या इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू किया है। ये सारी चीजें इन चीजों पर तय होती हैं। तो आप सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को देखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है और इसमें मानव का जो विकास है स्कोरात्मक रूप में इसको मापा जाता है। कम नंबर के स्कोर, भारत का स्कोर चाइना का देखिए, तो नंबर 1 के जितने नियरेस्ट होगा ह्यूमन डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। चाइना का ह्यूमन डेवलपमेंट भारत से अच्छा है और पाकिस्तान का कम है। ये दिखा रहा है हम 3 देश HDI रैंक के आधार पर। 103 नंबर पर भारत है, 87 नंबर पर चाइना है और 154 पर कौन? पाकिस्तान। चाइना रैंकिंग भारत से अच्छी के पास SBI का इंडेक्स आता है। हेल्थ सबसे पहले हेल्थ पर आता है और जो है एजुकेशन पर आता है और रोजगार के जो विकल्प हैं, इन 3 मुद्दों पर क्या है SDI इंडेक्स को जारी किया जाता है। कौन से ऐसे देश हैं जो इस क्षेत्र में अपना योगदान या काम बढ़ाने के तो देखते हैं, मापते हैं। देख रहे हैं? ठीक है, चलिए तो एक बार इसको घर पे जाकर पढ़िए। बाकी से इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू। फिलहाल आज